नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी एग्जाम की डेट आ गई है, तो अभी थोड़ा आपको सीरियस हो जाना चाहिए। हम जैसे कि AIB 17 तक तो ऑलरेडी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने सारे PYQ अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने नहीं देखे तो आप जल्द से जल्द सारे PYQ को अटेम्प्ट कर लीजिए, एक बार उनको देख लीजिए कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका AIB 19 में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। AIB 18 के हम थोड़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कर दिए हैं, आपके IPC के कर दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC हो गया है, CPC हो गया है, एविडेंस हो गया है। एंड एविडेंस के बाद जो आपका सीरियल नंबर है ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसके अंदर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ते हैं 1996। इसके अंदर हम लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 भी पढ़ते हैं। तो बढ़िया सब्जेक्ट है ना। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो आपके आर्बिट्रेशन के थ्रू डील किए जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन से सोल्व हो रहे हैं, कंसिलिएशन से सोल्व हो रहे हैं, ठीक है, मीडिएशन से सोल्व हो रहे हैं, नेगोशिएशन से सोल्व हो रहे हैं। और एक मेथड होता है आपका लोक अदालत। इस सब्जेक्ट का आप कह सकते हो बाय बर्थ हमें देखें तो सेक्शन 89 CPC में इसके बारे में बता रखा है, सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे AIB 18 में। अगर हम एनालिसिस की बात करें, AIB 18 के सारे क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन थे। आप देखोगे 4 क्वेश्चन इसके सिलेबस में दे रखे, चारों के चारों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। मोस्टली सारे क्वेश्चन PYQ में पहले से मैं डिस्कस करा चुका हूं, तो वो चीज देखने के लिए आपको अब तक के जितने भी AIB एग्जाम हुए 1 से लेकर 70 तक, वो आपको अच्छे से प्लेलिस्ट में देख लेने हैं। उसके बाद एक बार AIB 18 के क्वेश्चन देख लो, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप गेम सीख गए। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द CPC 1908। तो ये मैं उसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं इसको पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैंने आपको बताया हुआ है सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से इसका बर्थ हुआ है। कितनी बार 89 से क्वेश्चन आए हैं, कभी आपसे कुछ पूछ लेता है कि मिनी ट्रायल 89 में है या नहीं है, या फिर नेगोशिएशन है या नहीं है। अगर आप सेक्शन 89 खोलोगे CPC का, सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, तो ये वाले मैकेनिज्म बता रखे हैं CPC में। आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत है जो LSA के थ्रू डील कर रहे हैं हम, एक मीडिएशन है। नेगोशिएशन आपकी नो डाउट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तो है, लेकिन वो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी मैकेनिज्म आपके सेक्शन 89 CPC में, जिसके अंदर हम ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, उनमें वो नहीं है। तो आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, लोक अदालत है, नेगोशिएशन नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। AIB 16 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और बीच के AIB 11-12 के आसपास भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, एक बार फिर से पूछ लिया एग्जामिनर ने। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है एग्जाम में। थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि बच्चा है ना, पढ़ते टाइम ये गलती कर देता है कि आपको नोट है, या फिर इनकरेक्ट है, या फिर करेक्ट है, या ट्रू है, या फॉल्स है। इससे ना थोड़ी गलती हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ह्यूमन है, अपन कर सकते हैं गलती, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना है इसको कि कम से कम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। तो लोक अदालत के रिगार्डिंग आपको कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी थी, इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से गलत स्टेटमेंट है, वो आपका आंसर होगा। अब लोक अदालत आ गया, लोक अदालत आपका कीवर्ड हो गया। लोक अदालत के लिए हम पढ़ते हैं स्पेशल एक्ट है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसके अंदर आप देखोगे, अगर इंडेक्स की हम बात करें, इसीलिए मैं बोलता हूं इंडेक्स रीड करना कितना जरूरी है, चैप्टर के नाम, पार्ट के नाम, सब पार्ट के नाम। तो इसके अंदर आप एक चैप्टर देखोगे, चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है लोक अदालत। तो चैप्टर 6 को ओपन कर लेना था आपको, सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22, 4 सेक्शन है, उन्हीं में आपका आंसर मिलेगा। जैसे मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूं, सेक्शन 19 के क्लोज 5 से क्वेश्चन है इसमें, एंड सेक्शन 21 से क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये सेक्शन है, आप यहां तक पहुंच गए हो, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम देखें, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं कि क्यों हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। नो कोर्ट फी इज रिक्वायर्ड इन लोक अदालत, बोल रहा है कि लोक अदालत में कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको पता है कि अभी आपका सितंबर 14 को आपका नेशनल लोक अदालत होने वाला है, ठीक है, नेशनल लोक अदालत, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता होगा कि वहां पे कोर्ट फी वगैरह नहीं ली जाती, और अगर ले ली भी गई है तो आपको रिटर्न कर दी जाती है। जैसे देखो, आप अवार्ड ऑफ लोक अदालत सेक्शन 21 में बताया गया है,
द कोर्ट फी पेड इन सच केस शैल बी रिफंडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोर्ट फीस एक्ट 1873 को आपको कोर्ट फी वापस कर दी जाती है अगर ले ली भी गई है और आपका मैटर लोकल अदालत में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। अगर रेफर नहीं किया गया, डायरेक्ट ही वहां गया जब, तो फीस लगेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो कि पहले आपका नॉर्मल कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद अगर रेफर किया गया है तो आपकी फीस को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका मैटर फाइनली लोक अदालत में पहुंच गया। लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। यहां पे देखो गलती है, सिविल के लिए तो सारे मोस्टली कर लेता है कवर, लेकिन सारे क्रिमिनल केसेस नहीं करता है। आपको पता होगा क्रिमिनल केसेस की हम बात करें तो सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन 320 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ठीक है। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी आपको पता होना चाहिए, दो टाइप के होते हैं ऑफेंसेस, एक तो होता है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जिसके अंदर सेटलमेंट की गुंजाइश है, एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में समझौता हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल में नहीं हो सकता है, जैसे आपका रेप है, मर्डर है, इनमें आपका 320 में कोई भी टेबल आप देखोगे 3201 की और 2 की, उसमें इन सेक्शंस के बारे में नहीं बताया गया रेप के मर्डर के बारे में, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसके अंडर आप लोक अदालत में मैटर नहीं डाल सकते हो क्रिमिनल में, केवल कंपाउंडेबल वाले ऑफेंसेस जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ऑल नहीं आना था इसके अंदर, ठीक है। अगर हम देखें तो ये चीज कहां लिखी हुई है, ये चीज आप देख सकते हो 19 के क्लोज नंबर 5 में लिखी हुई है, दी लोक अदालत शैल हैव नो जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस और मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल, ठीक है। जो कंपाउंडेबल नहीं है किसी भी लॉ में, तो फिर आप उसको कैसे डील कर सकते हो, नहीं कर सकते, केवल ओनली कंपाउंडेबल मैटर्स ही आप लोग अदालत में डील कर सकते हो। उसके बाद अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज ए डीम डिग्री, अगर ये हम देखें तो हमारा सेक्शन 21 से है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम टू ए डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, तो ये सही हो गया, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड, साफ बोल रहा है एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत भैया फाइनल है, बाइंडिंग है, सभी पार्टीज पे है, डिस्प्यूट जो आई है इसके अंदर कोई अपील नहीं लाई करेगी। नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड। तो आप देखो सारा मक्खन की तरह आंसर आपके सामने है सारे, आपको बस मेन चैप्टर तक आना था, चैप्टर 6 में लोक अदालत है, ये वाला बेयर एक्ट होना चाहिए था, आपके पास आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, जो चीज आपके बेयर एक्ट में है तो उसका बेयर एक्ट का यूज करो, बार बार इंडेक्स को पढ़ो, बार बार कीवर्ड्स को देखो, उससे आप अप्लाई करो उस चीज को। हाँ, जो चीज याद करने की केस लो है, मैक्सिम है, कोई कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन है, उसको आप थोड़ा रिवाइज करके जाओ, ताकि वो आपके बेयर एक्ट में अवेलेबल नहीं होगा, ताकि आप आराम से उसका आंसर कर सको, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी, किसके रिगार्डिंग देखनी है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। भाई कितनी बार रिपीट हुआ है, PYQ में लगभग 3 4 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में। सेक्शन 7 से है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, बच्चे बच्चे को पता है भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 7 में है। तो सेक्शन 7 को आपको खोल लेना है। बोल रहा है कि भाई, पहला बोल रहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जो कि गलत है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होगा, शैल वर्ड यूज किया गया है, ओरल में नहीं होता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में हो सकता है, जो कि गलत है, ओरल में तो हो ही नहीं सकता, मस्ट हमेशा रिटर्न में होगा, जो लिखा हुआ है क्लोज 3 में सेक्शन 7 के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, ये हमारा कीवर्ड था। कह रहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक सेपरेट फॉर्म के एग्रीमेंट में आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही बनाना है, अलग से एग्रीमेंट बना सकते हो, देखो वो भी लिखा हुआ है। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन दी फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है कि मे बी इन दी फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करी है, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में एक आपने क्लोज बना दी और उस क्लोज में आपने आर्बिट्रेशन क्लोज के जो भी प्रोविजंस थे वो वहां पे मेंशन कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप अलग से एक सेपरेट एग्रीमेंट बना सकते हो, सेपरेट एग्रीमेंट बना के उसके थ्रू भी आप अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का काम करवा सकते हो, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब ये चॉइस पार्टीज की है, वो किस तरीके से जाना चाहे। तो अगर ऑप्शन बी और सी की बात करें, वो हमारे आपका क्लोज टी से निकल चुका है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी फॉर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन दी पार्टीज। कह रहा है कि जरूरी नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपके सारे डिस्प्यूट को कवर करे, या तो सबको भी कर सकता है, या कुछ भी जो डिस्प्यूट है बिटवीन पार्टीज में उनको भी कवर कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब ही पूछ रहा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय दी पार्टीज टू सबमिट टू एग्रीमेंट ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन बिटवीन और मे अराइज बिटवीन द पार्टीज इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही है आपका, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था तो वो ए आपका आंसर हो गया, इजी है।
पीवाईक्यू में काफी बार आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, कह रहा है कि एन आर्बिट्रेटर, ये कीवर्ड हो गया है। कीवर्ड क्यों है, मुझे क्यों दिखा भाई, मुझे कोई आके कान में आके परी बता के थोड़ा ना चाह रही कि ये कीवर्ड है। ठीक है, जितनी बार आप इंडेक्स को पढ़ोगे कीवर्ड्स अपने आप ही आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के नाम, पार्ट के नाम, सब पार्ट के नाम, जो सेक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू में, वही आपका कीवर्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज पर दी आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट, तो ये वाला एक्ट होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हमें कोई ऐसे एक प्रोविजन देखना है। तो अगर हम देखें चैलेंज के रिगार्डिंग आपको एक कीवर्ड मिल सकता है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, सेक्शन नंबर 12 में अगर आप जाओगे तो आपका 12 का क्लोज 3 स्पेसिफिकली डील करता है इसके साथ आर्बिट्रेटर चैलेंज के अंदर। तो अगर हम आप पे पहुंच गए हैं ग्राउंड्स फॉर चैलेंज में, कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम चैलेंज कर सकते हैं एक आर्बिट्रेटर को, जो आर्बिट्रेशन एक मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, तो आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर होते हैं। तो कह रहा है कि उनके अपॉइंटमेंट को कैसे चैलेंज कर सकते हो, कह रहा है कि ए जस्टिफिएबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस अराइजेस, अगर आपका एक ये आपका डाउट आ रहा है कि भाई वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इस बारे में आपका डाउट आ रहा है, तो इस केस में आप चैलेंज कर सकते हो, गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट एज हिज टू इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, कि वो इम्पार्शियल रहेगा नहीं रहेगा, आपको उस पर विश्वास नहीं है, आप फेथफुल नहीं लग रहा है वो आपको। ठीक है, थोड़ा थाम झाम लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है, बी है, वो आपका इसी ए से बना दिया गया है कि आपका इंडिपेंडेंसी के आपको डाउट आ रहा है या फिर इम्पार्शियलिटी के लिए आपको उसमें विश्वास नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आप दोनों केस में चैलेंज कर सकते हो। हमें ढूंढना है एक ऐसा ऑप्शन जिसमें चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगला देखो आप ऑप्शन, व्हेन ही पोजेसेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी, भाई जो पार्टीज ने क्वालिफिकेशन मांगी थी अगर उसके पास सेम क्वालिफिकेशंस हैं तो फिर आप क्यों चैलेंज करोगे। ये आप तब कर सकते हो जब जो क्वालिफिकेशन पार्टी को चाहिए थी और वो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको पता चलता है, तो तब आप उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो। इफ ही डज नोट, भाई जब उसके पास नहीं होगी तभी तो आप चैलेंज करोगे, जब है तो क्यों चैलेंज करना, यहाँ पे क्यों चैलेंज करोगे बताओ आप मुझे। तो वही आपका ऑप्शन हो गया कि मे नोट बी चैलेंज, तो इस चीज में आपका ये आंसर हो गया कि यहाँ पे चैलेंज नहीं बनता है संभावना। और अगला देखो, व्हेन ही बिकम्स इनएलिजिबल एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, कह रहा है कि अगर वो 7th शेड्यूल, अगर ये एक्ट खोलोगे आप भी पीछे जाके देखोगे, शेड्यूल देखोगे, और अगर वो 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर इनएलिजिबल है, इनकम्पिटेंट है, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके, notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship between with the parties या फिर council or the subject matter of the dispute falls under any of the categories specified in the 7th schedule shall be ineligible to be appointed as arbitrator। साफ साफ बोल रखा है कि वो आपके इनएलिजिबल है, और इनएलिजिबल है और आपको पता चलता है तो आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो हमने सब्जेक्ट वाइज हम कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया लगे किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि AIB 18 को आप अच्छे से सोल्व करो ताकि आपको आइडिया लगे कि AIB 19 भी खास इसकी तरह ही आने वाला है। इसी में आपके 74,000 स्टूडेंट्स लगभग फेल हुए हैं, तो आपको पता लगे कि ऐसा क्या आया था पेपर में। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारा अभी स्पेशल बैच है जो 7 सितंबर से मॉर्निंग में शुरू हो रहा है, 6:30 से, सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक आप वो ज्वाइन कर सकते हो, 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अगर कोई पर्सनल डाउट भी है आपका तो 9350145947 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो आप कॉल मत करना, इस पे आप अपना कोई भी डाउट, पर्सनल डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आपको इशू आ रहा है एनरोलमेंट में या फिर एग्ज़ाम अप्लाई करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी जो भी, अगर कोई भी आपकी परेशानी है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।